हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले कल हम लोगों ने क्लास लिया था। कल था ब्लैक बोर्ड, आज दिख रहा है आपको वाइट बोर्ड। थोड़ा चेंज है सेटअप में, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बताइए ब्लैक बोर्ड में प्रेफर करूं या वाइट बोर्ड, ठीक है। आज की क्लास हम लोग कल की क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और बहुत सारी कंसेप्ट की बातें हम लोग कर चुके हैं पिछले कुछ क्लासेस में। अब आगे बहुत सारी ऐसी क्लासेस चलेंगी जिसमें प्रॉब्लम्स ही हम लोग डील करने वाले, ज़्यादा कंसेप्ट की बात वहाँ पे कम होगी, ठीक है। उस प्रोसेस में आज का क्लास जो भी है वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं 1D पोटेंशियल वेल के लिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 1D पोटेंशियल वेल के लिए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट्सेट्रा, ठीक है। उसी प्रोसेस में हम लोग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस की बात हम लोग करते हैं जो कल हमने एक्सप्लोर किया था उसके रिस्पेक्ट में, ओके, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि कोई भी फंक्शन है, टेलर एक्सपेंशन वगैरह सुना है, सीरीज समेशन होता है। कोई भी एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश। तो एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो आइगन स्टेट्स है किसी भी सिस्टम के, φ1 हो गया, सॉरी यहाँ φ2 लिख दिया, φ1 मान लीजिए इसको। तो φ1 हो गया, φ2 हो गया, φ3 हो गया एंड सो ऑन। तो उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये मिलके एक अलग फंक्शन बना सकता है, कोई एक जनरल टाइप का फंक्शन। वो फंक्शन ज़रूर वेव फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन की थी उसको सेटिस्फाई करेगा, बट कोई भी ऐसा फंक्शन है जो वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करता है उसको हम मान सकते हैं कि वो एक्चुअल में आइगन स्टेट्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर अगर मान लो, चलो ठीक है, C1 φ1 C2 φ2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर आपको C2 चाहिए, Ci चाहिए, तो आप क्या कहोगे? जो वेव फंक्शंस आए हैं उसमें आप φi इस तरीके से लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे मान लो φ2 की बात करते हैं, φ2 यहाँ पे चिपका देंगे ब्रा फॉर्म में, तो φ2 1 हो जाएगा। और यहाँ पे φ2 चिपकाएंगे, यहाँ पे सॉरी ये φ1 है, तो ये 0 हो जाएगा और बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, हमको मिलेगा Ci, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट मिल गया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जस्ट इस चीज़ का मॉड स्क्वायर कर दोगे। अगर कॉम्प्लेक्स है तो मॉडुलस स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर रियल है तो सिंपली स्क्वायर करो, सोचने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को और जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर कर रखी है उसको हम लोग यूज़ करेंगे अभी, ठीक है, ओके। चलो आज का फिनोमेना क्या रहेगा? आज सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, यूट्यूब में आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मतलब मैं रीड करूँगा, आप भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन और अपने से अटेम्प्ट करेंगे पहले बार एक बार, ठीक है। और वैसे आपको हो सकता है कि क्योंकि नई वैरायटीज़ है तो मे बी आप पहली बार में कर पाए या ना कर पाएँ या आधा कर पाएँ, जो भी है। तो आपका पहला अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि आप अपने आप से खुद से ट्राई करें एक बार पॉज करके, नहीं बनता तो फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि साई गिवन है आपको 4 टाइम्स φ1 प्लस 3i टाइम्स φ2 और पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम विथ एनर्जी 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये φ1 φ2 क्या चीज़ है? कल जो बात हम लोगों ने की थी, ये आइगन स्टेट्स है किस सिस्टम के? उस सिस्टम के इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के, जिसका जो विड्थ है वो L के बराबर है, ये जो L दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके आइगन स्टेट्स φ1 φ2 लिखा हुआ है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे या बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो शायद वो चीज़ थोड़ी अच्छे से मैंशन हो, यहाँ पे मैंने अच्छे से मैंशन नहीं किया है, ओके, ठीक है। तो क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम विथ एनर्जी इतना और हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। पहला काम, वेव फंक्शन मिला हुआ है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड अगर नहीं है तो हमारे किसी काम का नहीं, पहले नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलो कि भाई नॉर्मलाइज करना है अपने को, तो नॉर्मलाइज करने के लिए आप बोलोगे कि जो वेव फंक्शन है उसके सामने हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a,
और उस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, बोलेंगे कि ये जो वेव फंक्शन है इसका सेल्फ प्रोडक्ट 1 हो जाता है, या फिर साई साई इस तरीके से 1 हो जाएगा। उससे क्या मिलेगा हमको, उससे मिलेगा 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू दिस। अच्छा, ये जो साई ब्रा है ये कैसा दिखाई देगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो 4 के साथ साई 1 लगाए, फाई 1 लगाए, वो मुड़ जाएगा, मुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3i है, ये जो साई ब्रा होता है ये कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट होगा तो ये i की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिख रहे थे, प्लस को मिटाओ, लिखो -3i, ठीक है, और 5 को पलट दो। तो ये हो गया साई ब्रा वाला हिस्सा। अब साई कैट वाला हिस्सा वैसे का वैसे ही लिख दो, तो वैसे का वैसे ही लिख दो। और हम कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ करने वाले, शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन, कि जब डिफरेंट स्टेट्स को आप प्रोडक्ट करते हो, आइगन स्टेट्स की जब हम बात करें, डिफरेंट आइगन स्टेट्स को प्रोडक्ट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, सेम को प्रोडक्ट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। उसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करते हुए कहते हैं कि क्या क्या टर्म्स बनेंगे। पहले तो भाई इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या दिख रहा है हमको, कुछ इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला टर्म है आपका 16 वाला, आपने क्या कहा, 4 5 1 और 4 5 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 हो गया 16, 5 1 5 1, ठीक है। सिमिलरली -3 × 4 5 2 5 1, तो ये 5 2 5 1 वाला टर्म -12i आ गया, ठीक है। सिमिलरली 3i 5 2 है और उधर +4 5 1, तो ये आ गया +12 5 1 5 2, और 9 टाइम्स मतलब 3i और -3i, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, तो -i × i 1 हो जाएगा, 3 × 3 9 9 5 2 5 1, ठीक है। और बाकी ए स्क्वायर वगैरह वो सब लगा हुआ था, वो सब उधर है। अब हमने क्या कहा है, अभी हमने कहा है कि भाई ये जो सेम होगा तो 1 होगा, डिफरेंट होगा तो 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो सेम वाला टर्म है ये 1 हो जाएगा, और जो डिफरेंट वाला टर्म है, जैसे हमने क्रॉस कर दिया, डिफरेंट वाले जो दोनों टर्म्स है वो तो 0 होंगे। बढ़िया, हमको यही लगता है कैलकुलेट करते समय कोई चीज़ 0 आ जाए हमारा काम आसान हो जाता है, तो काम आसान हो गया। और उससे हमको क्या पता चला, a² × 16 + 9 = 1, तो a आ गया कितना, 1/5 सिंपली। अगर ऐसा है तो जो वेव फंक्शन हमारा आया फाइनली वो कैसा होगा, एक सेकंड, क्या गड़बड़ हो गई, हाँ। सो वेव फंक्शन जो आया यहाँ पे वो हमारे पास फाइनली क्या होगा, a की वैल्यू 1/5 आ गई, a को 1/5 रख दो, ये हमारा है वेव फंक्शन, ठीक है, जो हमको मिला हुआ है साई। अब क्या पूछा गया है, चलो अभी तो कुछ काम नहीं हुआ है, अभी तो खाली हमने साई को नॉर्मलाइज किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम विथ एनर्जी दिस एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी के बारे में पूछा गया, चलो ठीक है उसकी बात करते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, हमको फाइंड करना है हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सिस्टम जो ये स्टेट है, जो ये साई है, जो ये साई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो बॉक्स था उसके अंदर एक पार्टिकल फंसा हुआ है, ठीक है। और वो पार्टिकल हो सकता है 1 स्टेट में हो सकता है वो 2 स्टेट में हो, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ कुछ अलग अलग है, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है वगैरह वगैरह बात हम लोग करते हैं, तो वही पूछा गया है। अब हो सकता है कि जब मैं इस बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी मेजर करूं तो मेरे को phi 1 के हिसाब से एनर्जी मिले, यानी कि फर्स्ट स्टेट की एनर्जी क्या होती है, 1 π² h² / 2ml²। सेकेंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, 2² यानी कि 4 π² h² / 2ml², ठीक है। तो एसेंशियली ये कह रहा है कि जब मैं सिस्टम की एनर्जी मेजर करूं तो मेरे को उतनी एनर्जी मिले
जितना सेकेंड स्टेट में मिलता है, तो वो सिचुएशन फाइंड करना है कि अगर मैं सिस्टम की एनर्जी मेजर करूँ तो इतनी उसके पास एनर्जी हो जो कि सेकेंड स्टेट की एनर्जी के बराबर है। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि अगर मैं सिस्टम को चेक करूं तो वो मेरे को सेकेंड स्टेट में मिले। ठीक है, सेकेंड स्टेट में मिले उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? बस जो भी स्टेट की प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको चिपका दो वेव फंक्शन से। ठीक है, चिपका दो, चिपका दोगे तो क्या आएगा आपके पास? तो जो कांस्टेंट है चिपकाने के बाद वो आएगा φ2 इंटू वही चीज़ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो ये वैल्यू है इस प्रोडक्ट की, जिसको हम C2 कह रहे हैं फिलहाल, उसकी वैल्यू 3i/5 आएगी। ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया। प्रोबेबिलिटी इससे कैसे निकलता है? बस इसका मॉड स्क्वायर कर दो, खाली स्क्वायर मत कर देना। खाली स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा? i² -1 आ जाएगा, और 3/5 का जो भी स्क्वायर होता है, प्रोबेबिलिटी माइनस में थोड़ी हो सकता है। मॉड स्क्वायर मतलब एक बार इसको पहला जो टर्म है 3i/5, इसमें i की जगह -i रख दोगे, फिर +i, जो भी है उसका मॉडुलस निकालोगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास इमेजिनरी नंबर है तो आप खाली जो भी बचा हुआ चीज़ है उसका स्क्वायर कर लो, i को भूल जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो क्या करना था हमको? ओके, अच्छा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है। अभी हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी फाइंड करना है। बट क्या करने को कहा गया था? प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सिस्टम का कि जब मैं उसकी एनर्जी मेजर करूं तो वो एनर्जी मेरे को इतनी मिले। और इतनी एनर्जी के बारे में हमने बोला कि ये एनर्जी तो सेकेंड स्टेट की होती है। यानी कि तुम इनडायरेक्टली मुझसे ऐसा पूछ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि मैं अगर सिस्टम को चेक करूं तो मेरे को सिस्टम सेकेंड स्टेट में मिले, φ2 में मिले। ठीक है, तो वही चीज़ हमने फाइंड कर ली, उसका तरीका हमारे पास था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हमसे पूछा गया हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? बहुत बार ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। कोई भी ऑपरेटर है उसको पकड़ के लगा दो, और इस तरीके से ये जो चीज़ है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी किसी भी ऑपरेटर के लिए। ठीक है, तो एच साई क्या चीज़ होगा? तो उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को लगा देते हैं। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा दिया, जो कांस्टेंट्स थे उनसे अनअफेक्टेड होके वो स्टेट के बाजू में चिपका दिया हमने। यहाँ पे एक उसकी कॉपी आ गई, यहाँ पे ऑब्वियसली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपने यहाँ पे लगाया होगा बाहर में, बाहर से वो अंदर चला गया तो इस पर भी मल्टीप्लाई हो गया, इस पर भी मल्टीप्लाई हो गया। जैसे नंबर्स होते हैं वैसे ही हमने ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। अब हैमिल्टोनियन को किसी आइगन स्टेट पे मल्टीप्लाई करते, हैमिल्टोनियन को किसी आइगन स्टेट पे आप ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलता है? एनर्जी इनटू दैट सेम आइगन स्टेट। तो φ1 का जो भी एनर्जी है जिसको हम E1 बोल रहे हैं वो लिख दिया। सिमिलरली φ2 का जो भी एनर्जी है इसको E2 बोल रहे हैं वो लिख दिया। और E1 E2 का क्या मतलब है? तो जैसे हमने En लिख रखा था n² π² h² 2ml²। तो इसमें n की वैल्यू 1 डालोगे E1 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे E2 हो जाएगा। एनर्जी वैल्यूज़ अलग अलग स्टेट्स की। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कहा था? उसके बाद दूसरे साइड साई लगा देते हैं, दूसरे साइड साई लगा देंगे। और फिर हाँ, फिर से कॉन्जुगेट लेना नहीं भूलना, +3i की जगह -3i होगा जब हम ब्रा फॉर्म को चिपका रहे हैं इस साइड में। ठीक है, 1/5 को 1/5 इसके कारण आया, पहले साई के कारण, 1/5 दूसरे साई के कारण, सीधे 1/25 कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें एज सच लिख रहे हैं और इधर भी एज सच सारा कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, वही काम जो पहले किया था। इस बार कॉन्स्टेंट्स थोड़े बदल गए, E1 E2 हो गया। उसको नॉर्मलाइज करते समय जो किया था कुछ वैसे ही काम हम आगे बढ़ा देते हैं। तो पहला वाला जो टर्म था φ1 और φ1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 × 4 16/25, 16/25 φ1 के साथ E1 था वो E1 एज सच। ठीक है, प्लस 9/25 E2, ये कैसे आया? तो 3i -3i × 3i ये हो गया 9, E2 बचा, φ2 हो गया 1 और /25। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। बाकी दोनों टर्म्स कहाँ गए? φ2 φ1 वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो
इस तरह से चीज़ें करनी। अच्छा, यहाँ पे कोई बड़ा काम कर रहे हैं क्या हम लोग? दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग, जैसे आपका होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ए, तो उस टाइप का कुछ कर रहे हैं। उसमें भी ऐसा हो रहा है कि जैसे ही फाई वन और फाई टू आता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, फाई टू फाई वन आता है वो ज़ीरो हो जाता है, फाई वन नॉन ज़ीरो रहता है। तो कुछ बहुत सिंपल काम मेरे को ऐसा लग रहा है हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे हम देखेंगे क्वेश्चन ऐसा था, सॉरी, ओके क्वेश्चन, हाँ सो क्वेश्चन ऐसा था सिंपल सा, साई इक्वल्स टू इतना था, हमसे बोला गया कि सो एंड सो चीज़ करो। हमने बोला पहले रुको, पहले नॉर्मलाइज करते हैं, जो साई आएगा उससे आगे काम करेंगे, उससे पहले काम ही नहीं करना। नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज किया, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम विथ एनर्जी इतना, ठीक है, और फाइंड हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये दो चीज़ें हमको फाइंड करनी थी, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ किया, हमने बोला सेकेंड स्टेप में असल में हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है सेकेंड स्टेट का, और हैमिल्टोनियन के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने वाला काम तो बहुत आसान था, ठीक है। क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, खाली एच की जगह यहाँ पे E1 आ गया, यहाँ पे हैमिल्टोनियन की जगह E2 आ गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया कैट से, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साई x, ज़ीरो, ज़ीरो क्या है, टाइम, एट टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो, साई जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है, और आपसे कह दिया गया है कि साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, बट यहाँ पे कैपिटल ए टाइप की चीज़ है जिसके बारे में आपको नहीं पता। स्मॉल ए क्या चीज़ है, स्मॉल ए वो लेंथ है, जिस जो वेल है, पोटेंशियल वेल, उसका जो विड्थ है वो ए है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके टर्म्स में आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। बट कैपिटल ए जो है वो अननोन है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है, फिर साई एट आर्बिट्ररी टाइम टी क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है, जिसको हम टाइम इवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं। तो उस बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में बात करेंगे। और क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनर्जी एट टाइम टी इक्वल्स टू इतना, ठीक है, ये सारी बातें हमको करनी है। चलो सबसे पहला काम क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। और नॉर्मलाइज तो है ही है बोल रहा है, पर एक चीज़ अननोन है, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो हम लगा ही सकते हैं, वो तो ट्रू होगा ही होगा, ठीक। तो आप क्या कहोगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है हमारे पास कि अच्छा साय तो पहले, अच्छा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाना है, उससे पहले थोड़ा रुक जाओ। ये शायद थोड़ा बहुत अजीब सा दिख रहा है, बहुत बड़ा फंक्शन दिख रहा है, इसको नॉर्मलाइज करना तो भाई टेढ़ी खीर है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाना, बट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पता है, हमको पता है √2/a साइन n पाई x बाय a, ये चीज़ होती है आइगन फंक्शन, ठीक है। तो उस फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। क्या किया हमने, यहाँ पे √2 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया a/√2 इंटू √2/a और एंड साइन ऑफ दिस। सिमिलरली इधर किया हमने √2/a दिस और √2/5 इंटू √2/a इंटू दिस, ठीक है। तो ये काम हमने किया। अब क्या हुआ, अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है हमको कि ये जो पूरी चीज़ है √2/a साइन पाई x बाय a, ये क्या चीज़ है, ये आइगन स्टेट है। कौन सा आइगन स्टेट है, फर्स्ट आइगन स्टेट है, ठीक है, n = 1 वाला। तो आप कहोगे असल में मैंने क्या चीज़ लिख रखी है, मैंने लिख रखा है a/√2 इंटू φ1, ठीक है। अब जो अजीबोगरीब बड़ा सा जम्बल्ड अप चीज़ दिख रही थी वो इतना सिंपल दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, अब बना लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको a की वैल्यू फाइंड करने को कहा है। अब क्या करना है, अब लाओ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं तुरंत, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास सिंपली, मैं क्विकली कर रहा हूँ, और साय आपका हो जाएगा 1 = दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि a²/2 प्लस 3/10 प्लस 2/5, ठीक है। उससे क्या पता चला, उससे a आ गया हमारे पास, a क्या आ गया, √6/10,
ए रूट 6/10 अगर है तो फिर साई क्या है? तो अब साई को हम लिखेंगे तो ए के जगह में रूट 6/10 रख दिया। ये रूट 6/10 आया था, ये रूट 6/10 आया है। ओके, a²/2 इक्वल्स टू कितना 3/10 √3। ओके ओके, एक गड़बड़ी हो गई यानी कि मेरे से सॉल्व करते समय। साई क्या चीज़ है? साई आपके पास है a/√2 √3/10 और √2/5। ठीक है, तो मैंने a/√2 की जगह 5/1 के साथ में क्या लिख दिया है? ए ही लिख दिया है, रूट 6/10। तो एक /√2 यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखो, आप सॉल्व करो, मैं उसको मॉडिफाई कर ही नहीं रहा। ठीक है, मैं तरीके में आगे बढ़ रहा हूँ। मान लेते हैं कि भाई साई ये है, मान लेते हैं साई ये है। ठीक है, अगर ऐसा है, हालांकि ऐसा साई ये नॉर्मलाइज साई नहीं है, तो ये गलत आंसर। नॉर्मलाइज साई है कि नहीं है? 6 + 4 नहीं, ये नॉर्मलाइज साई नहीं है। ठीक है, तो एक /√2 यहाँ पे और आएगा। तो जो भी आंसर्स आगे आने वाले मेरे से वो गलत आने वाले, तरीका आप देख लो। ओके, तो साई मिल गया, चलो ठीक है, ए की वैल्यू मिल गई। अब हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में आपने किया है, कितना मुश्किल काम है। ऐसे होता है, ऐसे कर दो, सिंपली ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इसमें हैमिल्टोनियन लगाएंगे ऑपरेटर तो E1 मिलेगा। ठीक है, φ3 में हैमिल्टोनियन लगाएंगे E3 मिलेगा, ये 2 लिखा हुआ है, E3 है। ठीक है, और φ5 में लगाएंगे तो E5 मिलेगा। ठीक है, प्लस जो दो साए लेकर आ रहे हैं हम लोग, तो उससे एक से √4/10 मिलेगा, दूसरे से √4/10 मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 4/10। φ5 φ3 टाइप के जो टर्म रहेंगे डिसिमिलर टर्म्स, वो 0 हो जाएंगे, सिमिलर टर्म्स 1 हो जाएंगे, और इस तरीके से आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक /2 की गलती है, तो यहाँ पे 3/10 हो जाएगा, ये जो आंसर है हैमिल्टोनियन का। ठीक है, तो वो 6/10 नहीं है, वो 3/10 है। ओके, और क्या पूछा गया है? और पूछा गया है साई x, t बताओ। ठीक है, x, t ये कैसे निकलता है? तो आप बोलते हैं जो साई 0 है, t = 0 पे जो साई लिखा हुआ है हमारे पास, ये वाला जो साई है। ठीक है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करने से हमको साई x, t मिल जाता है। कैसे मॉडिफाई करने से मिल जाता है? तो साई x, t में क्या करोगे, वही वाला वेव फंक्शन लिख दो, और जो जो टर्म्स है φ1 है, इसके साथ में चिपका दो e⁻⁻⁻⁰ ω1 × t। ω1 क्या चीज़ है, बात करेंगे। सिमिलरली इसके साथ चिपका दो ω3 × t, ω5 × t। ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, ω5, ω1, ω3 ये क्या चीज़ें हैं? ये सिर्फ कल भी, इससे पहले वाले क्लास में बात हुई थी। ठीक है, कि ω3 का मतलब है E3/h कट, ω5 का मतलब है E5/h कट। E3 E5 का मतलब आप समझ रहे हैं, E5 मतलब 5² π² h² 2ml²। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप अगर इस सिस्टम को मेजर करते हो और आप चाहते हो, हाँ, तो वो क्वेश्चन पे वापस चले आते। ठीक है, सो और क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनर्जी एज 25 π² h² 2ml² एट t = t0। ठीक है, तो मतलब वही काम करना है हमको, t = t0। तो अब हमको t = 0 पे फाइंड नहीं करना, मतलब हमको यहाँ पे t की जगह t0 रखना है, जो हमने वेव फंक्शन निकाला है टाइम वाला। ठीक है, तो ये वाले में t की जगह t0 रख दो, और क्या करो, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि E = इतना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि हमारा सिस्टम कौन से स्टेट में, 5th स्टेट में। क्या करना है उसको पता लगाने के लिए चिपका दो φ5 को हमारे वेव फंक्शन में, जो भी चीज़ आती है वो आ गई आपके पास, उस चीज़ को आप बोल दो ये वो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है,
और इसी का स्क्वायर कर दोगे तो आपको इसी का मॉड स्क्वायर कर दोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और एट टाइम टी नॉट भी हमको ये प्रोबेबिलिटी सेम ही मिल रही है, ठीक है, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये हमको 4/10 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, तो हमको कुछ चीज़ें फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। हाँ ये लिखा, हाँ अच्छा चलो इसको एनालाइज कर लेते हैं। अगर टी नॉट की जगह टी नॉट इक्वल्स टू हम π/4 इंटू ओमेगा 5 लिखा है ना, हाँ ओमेगा 5 इसको रख देंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, I π/4 e रेस टू माइनस में, और e रेस टू माइनस आई π/4 ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग समय पे ये जो कांस्टेंट है साथ में जो चीज़ लगी हुई है ये बदलता रहता है। आप टाइम बताओ उसके हिसाब से ये कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उससे प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, बट उन टाइम्स पे जब आप पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे या किसी और ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे उसमें वो जो टाइम वाला फंक्शन यूज़ करोगे तब आंसर में ये जो कांस्टेंट आया, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, ई रेस टू वाला चीज़ आ रही है, या किसी ना किसी तरीके से रोल प्ले करेगा, ठीक है। मे बी कभी हम लोग कभी क्या करना ही ऐसे क्वेश्चन हमको आगे, आज नहीं किसी और दिन, तो हम इस चीज़ को डील करेंगे, ठीक है। मेन क्या बातें थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेन क्या बातें थी, ओके चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बात कांस्टेंट वाली बात हो गई सारी, और आपसे बता दिया गया कि अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रिजल्ट में इस एक्स्ट्रा टर्म से, बट किसी और केस में पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मेन बात इसमें क्या थी क्वेश्चन में हमने बात की थी कि ये वेव फंक्शन है, ये नॉर्मलाइज्ड है, आपको गिवन है, नॉर्मलाइज्ड है गिवन है, तो साई 1 होगा, ठीक है। उसको 1 मानते हुए हमने कहा कि भाई इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है, बट इसको नॉर्मलाइज करने का एक कठिन तरीका है, आप इंटीग्रल करो साई स्टार साई 0 to L इंटीग्रेट करो और इक्वल्स टू 1 रखो, उससे ए मिलेगा। ख़राब तरीका। एक आसान तरीका कि इसको आइगन स्टेट्स में तब्दील कर दो, सिंपल, क्योंकि ये चीज़ देख के हमको समझ में आ रही है आइगन स्टेट्स में तब्दील हो जानी चाहिए, तो हमने कर दी, हमने तब्दील कर दी, उस कांस्टेंट ए की वैल्यू पता लगा लिया, ठीक है। ये काम पहला पार्ट था, हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कर चुके हैं काम, ये कर लिया, ईजी काम है, ठीक है। साई एट x, t पता लगाना था, तो बस e रेस टू माइनस आई ओमेगा टी वाली फैक्टर जो है वो ऐड करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि जो अलग अलग टर्म्स थे 1 में जो चिपकाया गया है वो अलग ओमेगा चिपकाया गया है, थर्ड स्टेट में जो चिपकाया गया है वो अलग ओमेगा चिपकाया गया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे गिवन है आपको साई इक्वल्स टू ए साइन क्यूब पाई एक्स बाय ए, कहाँ से कहाँ तक, जब x 0 से, वही इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वाला सिचुएशन है, स्टेट आपको ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, और 0 अदरवाइज जो कि होता है, और फिर आपको फाइंड करना है a वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ साइन क्यूब दिया हुआ है, साइन क्यूब का क्या करोगे, साइन का तो आपको पता है, साइन क्यूब टाइप का तो कोई स्टेट आया नहीं था। साइन जो थर्ड आइगन स्टेट था वो क्या था, वो तो साइन 3 पाई एक्स बाई ए था, पर वहाँ पे भी क्यूब नहीं था, ठीक है। तो थर्ड स्टेट वगैरह जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने इसलिए बोल दिया, ओके। तो क्या किया जाए, अब ये जो चीज़ है ये हमको कुछ 2-3 साइन का एडिशन है ऐसा भी नहीं दिख रहा, ऐसा है क्या, ये कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, बहुत फॉर्मूले पढ़ रखे हैं बचपन में, तो उनको यूज़ करते हैं। तो उनको यूज़ करेंगे तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो साइन क्यूब थीटा होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, ठीक है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ये स्टेप आपने कर लिया, ये स्टेप अगर आपको याद आ गया उसके बाद कुछ नहीं रखा, ठीक है।
तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये नहीं सोच पाते, बट क्योंकि आपने ये क्वेश्चन एक बार कर लिया है तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे साय पे कुछ भी लिख दे। अगर मुझे पता है ये पोटेंशियल वॉल वाला सिचुएशन है, पोटेंशियल वेल वाला सिचुएशन है, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही एग्जिस्ट करती है, तो मैं किसी तरीके से इसको कोशिश करूँगा कि उसके आइगन स्टेट्स में बदल दूँ, साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग एंड सो ऑन, इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करूँगा। कर दिया मैंने कोशिश, ठीक है। करने के बाद क्या पता लगा, आगे बढ़ेंगे। अगर क्या बोला गया है हमको, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, और साय जो है नॉर्मलाइज्ड है, मतलब खैर नॉर्मलाइज्ड नहीं है, नॉर्मलाइज्ड होगा तब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आप क्या बोलोगे, साय क्या चीज़ है, इसका मतलब साय है 3 टाइम्स दिस इंटू दिस बाय 4। बस साइन क्यूब को रख दिया मैंने, ठीक है, साइन क्यूब को रख दिया, कुछ इस तरीके से आया। क्या करना है, इसको तब्दील करना है हमको आइगन स्टेट्स के टर्म्स में, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2/√a मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी, और उसको डिवाइड भी किया, डिवीजन को इधर ले गए, और a/4 टाइम्स जो भी नीचे डिनोमिनेटर आया सबको मिला के मैंने b बना दिया, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं खाली b की वैल्यू फाइंड करूँगा, उसमें जो भी मल्टीप्लाई करने से a आ जा रहा है वो आपको मुबारक, ठीक। इस तरीके से मैंने इसको तब्दील कर दिया। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, इसका ऑब्वियस फ़ायदा ये होने वाला है कि अब मैं इन चीज़ों को आइगन स्टेट्स के टर्म्स में बदल दूंगा, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इससे डर लग रहा है आपको किसी को, इससे कौन डरेगा, इससे बच्चे भी नहीं डरेंगे, इतना सिंप्लीफाई हो गया वो चीज़, ठीक है। तो अब हमको पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इक्वल्स टू 1, उससे क्या पता लगता है कि b स्क्वायर इंटू दिस होल थिंग ये 1 हो गया। तो इससे पता लग गया कि b की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 1/√10। a पूछा गया है, a b के टर्म्स में हमने जो भी पुट किया मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप फाइंड कर लो, मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा। b की वैल्यू हमको मिल गई, b की वैल्यू मिल गई मतलब हमको वेव फंक्शन मिल गया, वेव फंक्शन मिल गया, हमने b की जगह रख दिया 1/√10, ये हो गया हमारा वेव फंक्शन। अब हमको हैमिल्टोनियन निकालना है। हैमिल्टोनियन कैसे निकालेंगे, हैमिल्टोनियन एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अच्छा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आपको 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, टेंशन ही नहीं है। दिस और /√10, इसका हैमिल्टोनियन निकालोगे, 5 पे ऑपरेटर लगाओगे, 5 की जगह आ जाएगा E1, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, हैमिल्टोनियन के लिए सीधे सीधे डायरेक्ट करो, 1/10 हो गया, और उधर से आ जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9E1, और -1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, E कौन सा है 3, E2 लिख दिया क्या मैंने, E2 लिख दिया, वो E3 है, ठीक है। हाँ, करेक्शन मैं कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने अगर ये काम कभी नहीं किया है, अगर ये चीज़ आपको स्ट्राइक नहीं की तो नहीं होगा, स्ट्राइक कर गई तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। अब एक और पार्ट है इसमें और एक चीज़ पूछी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मोमेंटम। अब ये जो भी स्टेट है, ये मिक्स्ड स्टेट है, वेव फंक्शन का इस स्टेट में है, ठीक है। अब पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब हम मोमेंटम मेजर करेंगे, इस बॉक्स में जो भी पार्टिकल फंसा हुआ है उसका, तो उसका मोमेंटम -h⁻π/L के बराबर आएगा। ये मोमेंटम फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको फाइंड करने के प्रोसेस में, अच्छा, एनर्जी के बारे में आप बोल सकते हो, अगर आप इस सिस्टम की एनर्जी मेजर करोगे तो क्या पॉसिबल है, हो सकता है कभी आप मेजर करोगे तो आपको एनर्जी E1 मिले, कभी आप मेजर करोगे हो सकता है आपको एनर्जी E3 मिले, ये दोनों ही एनर्जी मिलेंगे। और ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, कुछ एवरेज टाइप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइप की चीज़ है हैमिल्टोनियन का, ठीक है। तो 2 ही एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल है। अब हमने जब स्टैंडिंग वेव वाला एनालॉजी लिया था तब थोड़ी ज़्यादा बात इसके बारे में की थी कि जो वेव बन रहा है, ये जो स्टेट बन रहा है, 5-1 स्टेट हो गया, फर्स्ट स्टेट या थर्ड स्टेट, ये कैसे बन रहा है। तो इसके लिए हमने बात की थी कि एसेंशियली एक वेव आगे जाता है, एक वेव टकरा के पीछे आ रहा है, ये दोनों वेव्स जब इंटरफेयर करते हैं तो ये जो स्टैंडिंग वेव्स हैं ये बनते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ बात की थी। इसका मोमेंटम कितना है, तो आपसे बताया गया था उस टाइम कि अगर एक डायरेक्शन में उसका मोमेंटम कुछ है
तो उल्टे डायरेक्शन में उसका मोमेंटम माइनस में सेम थिंग होगा। उसका मोमेंटम मेजर करोगे तो दो ही वैल्यूज़ आपको मिल सकती है, प्लस ऑफ समथिंग, माइनस ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर nth स्टेट में है तो मोमेंटम क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा h कट k, और k क्या होता है n पाई x बाई एल। तो मोमेंटम क्या मिल जाएगा आपके पास, n पाई h बाई एल, ये मोमेंटम मिलेगा nth स्टेट में, ठीक है। हमको क्या मोमेंटम चाहिए, हमको 1 पाई h बाई एल चाहिए मोमेंटम, ठीक है। तो ये किस स्टेट में मिलेगा, ये n इक्वल्स टू 1 स्टेट में मिलेगा, यानी कि ये फर्स्ट स्टेट में मिलने वाला है हमको, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में मिलने वाला है। अच्छा चलो ठीक है, अगर सिस्टम फर्स्ट स्टेट में होता, जो कि इस केस में नहीं है, अगर सिस्टम प्योरली फर्स्ट स्टेट में होता तो आप क्या कहते, हो सकता है हमको प्लस h कट पाई बाई एल मिल जाए, हो सकता है हमको माइनस h कट पाई बाई एल मिल जाए, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होती है, कौन ज़्यादा मिलेगा कौन कम मिलेगा, तो नाइंसाफ़ी नहीं होती। जितना चांस रिवर्स मोमेंटम का होता है उतना ही फॉरवर्ड मोमेंटम का होता है। ऐसी कुछ बात हम लोगों ने की थी। ओके, फिलहाल भूल जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा, याद नहीं है वगैरह वगैरह। क्वांटम मैकेनिक्स की ये खास बात है कि अगर आप हाथ चलाना जानते हो, अगर आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया है तो भी काम हो चल जाता है। आप प्रॉब्लम बनाना जानते हो अगर, और आप बहुत बना चुके हो, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा काम आएगा CSIR नेट पर्सपेक्टिव से। अदरवाइज़ तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो कभी अगर आपके पास फुर्सत होगी तो उसको समझने में भी टाइम दीजिए। फिलहाल हम लोग हाथ चलाते हैं, ठीक है। तो अगर, तो आपसे क्या कहा गया वही बात मैं लिख देता हूँ। अगर सिस्टम फर्स्ट स्टेट में है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3/√10 का स्क्वायर 9/10। कैसे पता लगा, 5 चिपका दिया, मिला क्या 3/√10, उसका स्क्वायर कर दिया 9/10, ठीक है। अब वो काम सीधे सीधे करो, पहले एक क्वेश्चन में हमने चिपका के अलग अलग कर रहे थे, अब सीधे सीधे करो, ठीक है। अगर सिस्टम किसी nth स्टेट में है तो उसका वेव फंक्शन कैसा होता है, साइन n पाई x बाई एल इंटू समथिंग समथिंग। उस साइन n पाई x बाई एल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं e रेस टू आई के एक्स माइनस ई रेस टू आई के एक्स इंटू वॉट एवर समथिंग, ठीक है। अब ये ई रेस टू आई के एक्स वाला जो पार्ट है यही मोमेंटम देता है हमको, ठीक है। माइनस आई एच का डेल बाई डेल एक्स लगाते हैं तो बाकी सब कैंसिल होके एच कट के मिल जाता है हमको। वैसे ही यहाँ पे माइनस एच कट के मिल जाता है। तो एसेंशियली ये जो स्टेट्स हैं, ये जो पोटेंशियल वेल के स्टेट्स हैं, इसमें पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम इक्वली मिक्स्ड होता है, ठीक है, इक्वली मिक्स्ड होता है। यानी कि अगर सिस्टम किसी प्योरली किसी स्टेट में है तो पॉजिटिव मोमेंटम मिलने का चांस आधा होता है, नेगेटिव मोमेंटम मिलने का चांस भी उतना ही होता है, आधा, ठीक है। तो मोमेंटम मिल सकता है प्लस एच कट के और माइनस एच कट के, और आधा आधा चांस है दोनों के मिलने का, ठीक है। बट ऐसी बात सही होती, प्रोबेबिलिटी जो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि मोमेंटम की वैल्यू इतनी मिले, और ये प्रोबेबिलिटी होती हाफ अगर सिस्टम प्योरली फर्स्ट स्टेट में होता तो। अभी सिस्टम कौन से स्टेट में, प्योरली फर्स्ट स्टेट में नहीं है, ठीक है। इस मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए सिस्टम को फर्स्ट स्टेट में तो होना ही पड़ेगा, और फर्स्ट स्टेट में होते हुए भी चांस आधा ही है कि ये मोमेंटम मिले, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/10, ठीक है। और इसमें से आधा, और जितना ये प्रोबेबिलिटी है उसका भी आधा प्रोबेबिलिटी होगा ये मोमेंटम मिलने का, ठीक है। मतलब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस चीज़ में हाफ मल्टीप्लाई कर दो, 4.5/10 आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इस मोमेंटम को फाइंड करने का, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर वाला पार्ट है कि ये मोमेंटम और ये मोमेंटम मिलेगा, इक्वल पार्ट्स में मिलेगा, आधा आधा दोनों का प्रोबेबिलिटी होगा, ये बात केवल 1D वेल में वैलिड होती है, ठीक है। नहीं कुछ मत सोचो, आपसे पूछा गया मोमेंटम, उस मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग कौन सा स्टेट है, उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी बताओ, और उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी का आधा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के मोमेंटम के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे 9/10 है, तो चाहे प्लस एच कट बाई एल पूछता चाहे माइनस एच कट बाई एल पूछता, दोनों की प्रोबेबिलिटी 4.5/10 4.5/10 इस तरीके से होती, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन निपटा दिया हमने।
क्या बड़ी बात थी, बस ये याद रहता, आपका काम हो जाता। ये एक्स्ट्रा चीज़ मैंने जोड़ दी है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यूजुअली स्किप हो जाती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। वापस जाओ वापस जाओ। हाँ ठीक है, ओके। सो साई इक्वल्स टू 1/√5 5/1 प्लस 2/2। ठीक है, बहुत सिंपल सा, पहले से रेडीमेड दिख रहा है, पहले से नॉर्मलाइज्ड भी है, 1/√5 लगा हुआ है, इसको देख रहे हो, वो आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि देखते ही कि ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो ये पहले से नॉर्मलाइज्ड दिख रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ और पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ इस स्टेट का। ठीक है, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये जो फंक्शंस है, ये कौन सा फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है, सारा रियल फंक्शन है, सोचो ही मत। मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू शुरू में बात की थी, आएगा कितना, 0। ठीक है, रियल सिस्टम, मोमेंटम 0, नो सोचने की ज़रूरत। मोमेंटम स्क्वायर 0 आएगा ऐसा नहीं है, मोमेंटम स्क्वायर अगर पूछा जाता तो आपको सोचना पड़ता। ठीक है, इसकी बात करते हैं एक्स की, पोजीशन की। ठीक है, तो पोजीशन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भाई पहले ट्रेडिशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो साई का बड़ा फॉर्म में हमने लिख दिया 1/√5 को 1/5 इधर रख दिया, वो बात की बात है, इसको बड़ा फॉर्म में लिख देते हैं, ये लिख दिया। ठीक है, इंटू एक्स इंटू कैट फॉर्म में यही चीज़ लिख दिया। तो अगर सारे टर्म्स लिख दें तो 4 टर्म्स बनेंगे हमारे पास। 4 टर्म्स कौन कौन से बनेंगे, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, और हमको पता है, अच्छा हमको क्या पता है, 5/1 5/2 0 होता है, बट यहाँ पे x भी है, 5/1 x 5/2 जो है या 5/2 x 5/1 है, ये 0 होगा, ये गारंटीड नहीं है, और ये नहीं होगा, इस केस में तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर सारे रास्ते समाप्त हो गए तो अपने फंडामेंटल प्रॉब्लम में, फंडामेंटल तरीके में चले जाओ। इसका क्या मतलब होता है, तो वो हमने शुरू में ब्रैकेट नोटेशन की बात की थी, तो इसके बारे में कुछ बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब चलो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको 5/2 x 5/1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, 5/1 x 5/1 और 5/2 x 5/2 ये चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं बहुत पहले, जब शुरुआती क्लासेस हुई थी, स्टैंडिंग वेव एनालॉजी की बात हम लोग कर रहे थे, तब हमने ये दोनों चीज़ें जो हैं कैलकुलेट की थी। ठीक है, वहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन हमने यूज़ नहीं किया था, पर काम यही किया था, और इसकी वैल्यू जो थी ये L/2 के बराबर आई थी, L/2 के बराबर आई थी। सेम 5/2 के लिए भी वैलिड होगा, 5/2 x 5/2 के लिए। तो हम 5/1 x 5/1 और 5/2 x 5/2 इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको रेडीमेड यूज़ करने वाले हैं। 5/2 x 5/1 और 5/1 x 5/2 इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, 5/2 x 5/1 ये कैलकुलेट हमको करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे वही, अब ट्रेडिशनल मेथड रख दो। ठीक है, पहला वेव फंक्शन रखो, 5/1 क्या चीज़ है, √2/L साइन पाई x/L, तो वो चीज़ रख दो। दूसरा वेव फंक्शन क्या है, 5/2 √2/L साइन 2πx/L, दोनों चीज़ रखो। तो दूसरे वेव फंक्शन का 2πx/L, पहले वेव फंक्शन का πx/L। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, x साइन ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ दिस, ये थोड़ा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब आपको ये चीज़ें दिखे, आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि ये जो x 5/1 5/2 है, ये चीज़ 0 नहीं होगी, जो कि हैमिल्टोनियन वगैरह के लिए आप सीधे भूल जाते थे। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है ये हम रेडीमेड चलो यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आपको याद रखा जाए, याद रख सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करते जाओ कैलकुलेशन। तो फिर क्या प्रोसेस है कैलकुलेशन करने के लिए, क्या करोगे, तो आप कहोगे कि x को तो चलो साइड में रखो फिलहाल, 2 sin A sin B, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है, इधर लिख दिया मैंने क्या, 2 sin A sin B होता है
माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी जो प्लस करेंगे वो वाला माइनस में रहेगा, तो 2 + 1 3 पाई एक्स बाय एल माइनस में, और फिर कॉस ऑफ पाई एक्स बाय एल प्लस में डी एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन में फंक्शंस है, अब ये थोड़ा एडिशन में आ गए, तो क्या होगा, एक्स कॉस ऑफ दिस, एक्स कॉस ऑफ दिस, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से l। तो इंटीग्रेट करना है, अलग अलग कर लो दोनों को, मतलब मेनली कैलकुलेशन है, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ एक तरीके से, कैलकुलेशन सिखाना इन द सेंस। तो अब हाँ, अब ये जो फंक्शन है x साइन अल्फ़ा, x साइन समथिंग x, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, बच्चों वाली चीज़ है, आपको लगेगा भाई ये चीज़ें क्यों बता रहे हो, बता देता हूँ। x साइन समथिंग x, अल्फ़ा x कर दिया मैंने। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, इस केस में π/l, इस केस में अल्फ़ा की वैल्यू 3π/l, ठीक है। और फिर उसको इंटीग्रेट किया, तो उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्या आंसर होता है, तो आप कहते हो कि फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखो और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस और साथ में अल्फ़ा एक्स है तो बाय अल्फ़ा एक और आ गया, ठीक है। और फिर माइनस करके इंटीग्रेशन लगा के पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और दूसरा फंक्शन को एज सच रखो। तो ये जो ब्रैकेट है इसको एज सच रखा हमने, और इंटीग्रेट करो। इसको फर्दर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको फर्दर इंटीग्रेट कर देते हो तो क्या आ जाता है आपके पास, तो फर्दर इंटीग्रेट करने पे साइन अल्फ़ा एक्स, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन अल्फ़ा एक्स और एक और अल्फ़ा नीचे आ गया इस इंटीग्रेशन से, तो बाय अल्फ़ा स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया इस इंटीग्रेशन का, एक्स स्क्वायर साइन अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा इस केस में कुछ और है, इस इंटीग्रेशन में कुछ और है, उसके अकॉर्डिंगली अल्फ़ा आपको रखना पड़ेगा। और लिमिट्स भी लगानी है, लिमिट्स लगाने के लिए 0 to l लिमिट्स लगानी है, ठीक है, ओके। तो मैंने π/l को बीटा रख दिया, ठीक है, और बीटा के टर्म्स में उसको लिख दिया, बीटा इक्वल्स टू π/l ऐसा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी π/l को ही बीटा रखा है, तो 3 बीटा ये चीज़ है, 3 बीटा, और मतलब कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने का ये तरीका है, कौन बार बार π/l लिखेगा, तो मैंने उसको सीधा बीटा लिख दिया है। पहले थोड़ा चीज़ों को सिंप्लीफाई करो और फिर आगे बढ़ो। अच्छा, बीटा l जो है वो पाई के बराबर है, तो वो कहीं ना कहीं से हमको लिमिट रखते समय काम आएगा। लिमिट रखनी है हमको 0 to l, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट में लिमिट रखेंगे, बीटा l है पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहला लिमिट रखेंगे तो कॉस पाई और ये हो जाएगा साइन पाई। साइन पाई 0 होता है, इस टर्म को भूल जाओ। अच्छा, दूसरी बार जब लिमिट रखोगे तो साइन 0 रखोगे, वो भी 0 होता है, तो साइन वाला टर्म कंट्रीब्यूट ही नहीं करने वाला, उसको भूल जाओ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, क्या यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे साइन 3 पाई, साइन n पाई 0 होता है, 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। तो साइन दोनों ही केस में किसी तरीके से कंट्रीब्यूट इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा, ठीक है। कॉस वाला टर्म ही हमको देखना है, तो कॉस वाला टर्म में l रखो, बीटा l हो जाएगा पाई। कॉस पाई कितना होता है, -1। छोटी मोटी मिस्टेक यहाँ पे होती है, कॉस पाई आपने +1 रख दिया, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू l, तो -l माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस l/बीटा, ये आ जाएगा आपके पास। तो पहला जब l रखोगे तो cos l/बीटा आ जाएगा, प्लस l/बीटा आ जाएगा। जब 0 रखोगे, x इक्वल्स टू 0 रखोगे, तो ये जो चीज़ है, ये x इक्वल्स टू 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा टर्म भी मैंने l/बीटा रख दिया है, इसको ये दूसरा टर्म नहीं आएगा, l/बीटा मैंने गड़बड़ कर दिया है, तो ये l/बीटा नहीं आएगा, पहला ही l/बीटा आएगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 वाला जो सेकेंड वाला है लिमिट है, वो तो 0 होना ही है, पहला वाला लिमिट ही देखने की ज़रूरत है। तो l इंटू कॉस कितना हो जाएगा, बीटा l,
बीटा एल मतलब पाए, कॉस 3 पाए, कॉस 3 पाए मतलब वो कॉस पाए प्लस 2 पाए, जो कि कॉस पाई के बराबर होगा। 2 पाई का जो भी मल्टीपल है उसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये भी -1 हो जाएगा, माइनस एल बाई 3 बीटा ये आ जाएगा। तो माइनस ब्रैकेट में ओके, एक्स के आगे यहाँ पे माइनस था ना, ये माइनस मैंने यहाँ वहाँ पे लिखना भूल गया है, तो वहाँ पे भी एक माइनस होगा, तो टोटल मिला के प्लस हो जाएगा, प्लस एल बाई 3 बीटा। और फिर जब ज़ीरो वाला लिमिट रखोगे तो ये वाला टर्म जो है x इक्वल्स टू जैसे ही ज़ीरो रखोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही मिस्टेक मैंने यहाँ पे भी कर दी है, एल बाई 3 बीटा सेकेंड लिमिट में भी रख दिया, उसको नहीं रखना है। तो यहाँ पे 1 एल बाई 3 बीटा है और 1 एल बाई 3 बीटा है, तो 2 का फैक्टर मैं गड़बड़ करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप लोग वो गड़बड़ मत करना, ओके। ठीक है, आगे बढ़ो। तो 4 बाय 3 बीटा ऐसा कुछ मेरा आंसर आ गया, 4 एल बाय 3 बीटा, तो ये शायद 2 एल बाय 3 बीटा आना चाहिए, सॉरी 4 एल बाय 3 बीटा, बीटा है आपका पाई बाय एल, उसको रखा इस तरीके से, तो ये शायद 2 एल बाय 3 बीटा आएगा। कैलकुलेशंस आप देख लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे करना है, ठीक है। अब सिमिलरली अच्छा φ1 x φ2, ये जो पीछे निकाला था वो φ2 x φ1 था, φ2 x φ1 और φ1 x φ2 क्या इक्वल होंगे? तो इन जनरल इक्वल नहीं होते, आप ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि ये और ये चीज़ हमेशा इक्वल है, हमेशा इक्वल नहीं होता, ठीक है। इस केस में इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा इस केस में? तो एसेंशियली इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये जो नोटेशन है इसका मतलब है φ1 स्टार x φ2 का इंटीग्रेशन। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, φ2 स्टार x φ1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। बट क्योंकि ये दोनों केस में φ2 और φ1 दोनों रियल है तो स्टार से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, φ2 स्टार φ2 के बराबर है, φ1 स्टार φ1 के बराबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसलिए इस क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में जिसमें ये जो स्टेट्स है वो रियल है सारा, तब जाके ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो रियल वाले सिचुएशन में ये चीज़ वैलिड है। और फिर सारा कुछ रख देते हैं, इसके लिए हमने बोल रखा था L/2, इसके लिए हमने अभी कैलकुलेट किया, इसके लिए हमने अभी कैलकुलेट किया, और ये ठीक है, ठीक है। साथ में जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई थी उनको एज सच मल्टीप्लाई रहने दिया और मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ आंसर आया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें शायद है, पीछे निकली थी, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सही सॉल्यूशन फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस सिस्टम में। इस सिस्टम में क्या मेन बात थी, शुरू में तो पी वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं था, नॉर्मलाइज था, पहले से ज़्यादा चक्कर नहीं था। चक्कर क्या था इसमें, खाली कैलकुलेशन का चक्कर था। ध्यान रखने की क्या बात थी कि ये जो अलग अलग वाले फंक्शन है ये ज़ीरो नहीं होंगे, φ1 x φ2 ये ज़ीरो नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, आप ये नहीं मान सकते, ठीक है। कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। φ1 x φ1, φ2 x φ2 या कोई भी nth स्टेट x, दैट nth स्टेट, ये चीज़ L/2 होती है हार्मोनिको सॉरी पोटेंशियल इन अ वेल के केस में, ठीक है। तो ये याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो चीज़ है ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी रियल टाइम में। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, ऐसा इंटीग्रेशन आपको करना पड़ता है। ऐसा इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है आगे कि भाई दो चीज़ें हमको यहाँ पे यूज़ हुई कि एक कॉस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज़ हुआ, तो कॉस दिस प्लस कॉस दिस कुछ ऐसा आ गया था। फिर हमको इंटीग्रेट, ओके, ओहो वाह जादू पूरा ही गड़बड़ कर दिया मैंने सॉल्व करते समय। तो ये कॉस है, ठीक है, मैंने कॉस की जगह क्या कर दिया मैंने कॉस की जगह यहाँ साइन कर दिया सीधे सीधे, ठीक है। तो आपको कॉस के हिसाब से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आंसर में कोई फ़र्क उससे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उससे आंसर में फ़र्क 0 से L है ना, साइन, तो साइन है और कॉस है, आंसर में फ़र्क 0 से L,
पड़ जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक। तो देखना पड़ेगा उसको, खैर वो आंसर अलग आएगा। तो ये जो आंसर आया है मेरा, इसमें गड़बड़ी है, बड़ी गड़बड़ी है। मैंने साइन को इंटीग्रेट कर दिया है, साइन की जगह आप कॉस रख दो, तो जहाँ जहाँ पे कॉस है वहाँ पे साइन हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो कॉस, यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस रहेगा, मतलब ये दोनों साइन अलग होंगे, माइनस की जगह प्लस होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, कॉस की जगह साइन होगा, साइन की जगह कॉस होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बड़ी गड़बड़ी हो गई है मेरे से इस क्वेश्चन में, आप लोग कंटिन्यू करो। अच्छा कैलकुलेशन आप लोग करो। एग्ज़ाम में मैं इसको गड़बड़ कर देता, खैर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये दूसरा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, साय कुछ ऐसा है, ठीक है, और साय नॉर्मलाइज्ड है, आपको गिवन है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कुछ ऐसा चिपकाया हुआ है, ठीक है। और फिर पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। तो पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में हो, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे ही पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन सो एंड सो स्टेट, क्या करना है, सिंपली वो स्टेट चिपका दो, चिपका देते हैं। तो हमने φ1 चिपका दिया साय पे, ठीक है। अब φ1 साय पे चिपका रहे हैं, साय का नेचर कैसा है, x 0 से l/2 पे फाई की वैल्यू ऐसी होती है, l/2 से l पे फाई की वैल्यू ऐसी होती है। तो अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन को हमको दो टुकड़ों में बांटना पड़ सकता है, तो वो करेंगे। और हमने φ1 इंटू साय को कोई कांस्टेंट c1 कर दिया, जो प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम हमको करने हैं। क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है। ओके, सो φ1 लिख दिया हमने, कुछ इस तरीके से होता है। तो φ1 साय क्या होगा, तो इंटीग्रेशन, अब क्योंकि 0 से l/2, l/2 से l, तो दो टुकड़ों में इंटीग्रेशन को पहले से लिख देते हैं। तो 0 से l/2 में क्या होगा, तो √2/l साइन πx/l, ठीक है। और बाकी जो दूसरा हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो आपका, अच्छा बाकी जो दूसरा हिस्सा है, तो ये हो गया φ1 और ये हो गया साय। साय क्या चीज़ है, साय है आपके पास वो वाला x, √12/l3x, तो वो भी हमने लिख दिया, फाई साय इंटीग्रल dx। सिमिलरली जो दूसरा हिस्सा है l/2 से l, उसमें हमने ये लिखा, और ये हो गया फाई, और ये हो गया साय वाला हिस्सा l-x वाला, ठीक है। तो ये l-x वाला हिस्सा हो गया, उसको लिख दिया हमने, ठीक है। वापस आ जाओ, इसको क्या हो गया, ठीक है, ओके। तो ये इंटीग्रेशन हमको करना है, ये इंटीग्रेशन करना है। तो x साइन x, इसका तो मैंने बता दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। l-x साइन x, तो इसको क्या करोगे, l-x को अलग अलग कर दो, l साइन x माइनस x साइन x, ठीक है। और ये लिमिट्स, क्योंकि इसकी लिमिट्स और इसकी लिमिट्स अलग अलग है, तो ऐसा नहीं होगा कि दिस प्लस माइनस एक्स इंटू दिस, इसको आप काट दिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट्स अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, वही आइलेट वाला जो हमने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला काम किया था, उस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और उस इंटीग्रेशन के जो रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये तीनों टर्म है हमारे पास, ठीक है, तीन टर्म है, तीनों को अब अलग अलग लिमिट लगाना पड़ेगा हमको। फर्स्ट टर्म का लिमिट लगाते हैं। फर्स्ट टर्म क्या चीज़ है, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, उसमें लिमिट्स लगाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने π/2 पाई वगैरह ये सारी चीज़ें इस टर्म इस फॉर्म में चीज़ें रख दी हैं, ठीक है। ये वाला ज़ीरो हो गया, कौन सा ज़ीरो हो गया, x = 0 वाला, हाँ ठीक है, ओके। सिमिलरली सेकेंड टर्म तो सिंपल है, साइन का इंटीग्रेशन है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन
दो अल्फ़ा, ठीक है। तो उसको उसमें लिमिट लगा देंगे सेकंड, अच्छा ये थर्ड टर्म मैंने सीधे पहले किया है, तो थर्ड टर्म कुछ ऐसा आएगा। सेकंड टर्म में सीधे सीधे बहुत सिंपल है, लिमिट्स लगा दो, सिंपल सा कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे वही स्मार्ट वर्क किया है मैंने कि ये जो पाई बाय एल है इसको मैंने अल्फ़ा रख दिया, तो अल्फ़ा एल हो जाएगा पाई। तो जहाँ जहाँ पे एल लिमिट्स रखते हो तो वहाँ पे अल्फ़ा एल पाई हो जाता है, और फिर उस कॉस पाई, साइन पाई, कॉस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, इसमें से आधे टर्म्स तो ज़ीरो हो जाते हैं ऐसे ही, तो वो कुछ फ़ायदा होता है। जब सारा कुछ कैलकुलेशन वाला हिसाब है तो आप देखने की उसमें कुछ खास बात है नहीं, बस कैलकुलेशन करना है। मेन ये बात अगर आपको पता है तो सब काम आपका हो गया, ये बात आपको पता है, और फिर सारा कुछ कैलकुलेशन रख दिया, रखते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, काट पीट के कुछ कुछ आ गया, ये आ गया आपके पास इस तरीके से फाई साई, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसी चीज़ का स्क्वायर, यानी कि 96 बाय, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 96 बाय पाई रेज़ टू 4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है, चलो देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है मास m का जो ग्राउंड स्टेट में है 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L, उसमें फंसा हुआ है, ठीक है। अब विड्थ जो है बॉक्स का वो सडनली इंक्रीज कर दिया जाता है, और फिर पूछा जा रहा है, ओके ठीक है, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यू वाइडर वेल, ठीक है। तो पहले इतने बड़े बॉक्स में पार्टिकल फंसा हुआ था, ठीक है, जो भी मोशन में था, जिस भी स्टेट में था, जिस भी स्टेट में नहीं था, गिवन है ग्राउंड स्टेट में था, तो बहुत लो एनर्जी में ग्राउंड स्टेट में वो इस बॉक्स में फंसा हुआ था, ठीक है। अब अचानक से क्या किया गया? अचानक से इस बॉक्स की विड्थ डबल कर दी गई, बॉक्स की विड्थ डबल कर दी गई, ठीक है। और फिर पूछा जा रहा है कि ये जो नया सिचुएशन आया है इसमें भी जो पार्टिकल है अब वो किसी मिक्स्ड स्टेट में हो सकता है, किस स्टेट में होगा वो हमको नहीं पता, ठीक है। किस स्टेट में नहीं पता, मतलब वो जो पहले वाले स्टेट में था उसी स्टेट में होगा, बट चलो उसकी बात हम लोग करते हैं। बट आपको क्या पता लगाना है कि अगर इस नए सिचुएशन में मैं इस सिस्टम को डिटेक्ट करता हूँ, इसकी एनर्जी मेजर करता हूँ, तो मेरे को क्या पता लगेगा ये कौन से स्टेट में है? तो अलग अलग स्टेट में पता लग सकता है, और ग्राउंड स्टेट में है ऐसा पता लगे नए सिस्टम के ग्राउंड स्टेट में। पुराने सिस्टम का ग्राउंड स्टेट, नए सिस्टम का ग्राउंड स्टेट अलग अलग है, ठीक है। तो जब ये एक्सपेंशन कर दिया तो नए सिस्टम में भी हो, ग्राउंड स्टेट में हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो शुरू में सिचुएशन क्या थी? शुरू में सिचुएशन ये थी कि जो सिस्टम था उसका वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट में था ओरिजिनल वेल के, जिसको हमने एज अ φ1 लिख दिया, ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में था। फिर क्या किया गया? फिर हमको उस वेट को, उस पाइप को, उस टनल को, उस वेल को बढ़ा दिया गया। तो अब जो नए आइगन स्टेट्स बनेंगे वो पुराने आइगन स्टेट से डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे? जो विड्थ L थी, जहाँ जहाँ पे टर्म L आ रहा था वहाँ पे अब टर्म 2L आएगा, ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट होगा वो क्या होगा? वो होगा, चलो उसके बारे में बात करेंगे। ग्राउंड स्टेट मान लिया φ1 डैश है, तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस φ1 डैश के होने की इस स्टेट में, ठीक है। यानी कि हमको एसेंशियली क्या पता लगा? अच्छा φ1 क्या होगा? φ1 तो हमको पता है L विड्थ के वेल का आइगन फंक्शन √2/L साइन पाई x बाई एल। अब अगर यही L की जगह विड्थ 2L हो जाती है तो जहाँ जहाँ L है वहाँ वहाँ आप कर दो 2L, तो L की जगह में यहाँ 2L हो गया, सिमिलरली L की जगह में यहाँ पे 2L हो गया, ठीक है। ये आपका नया स्टेट हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब आप मेजर करते हो इस स्टेट को, ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से एनर्जी मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब वही काम करना है आपको, ये चीज़ फाइंड करनी है। ये आपका साई है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? बस चिपका देंगे, चिपका दिया और इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? चलो इंटीग्रेशन तो हमने पहले लिख दिया, φ1 वो सारा कुछ लिख दिया, कुछ इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक बनेगा। अच्छा मैंने लिमिट लगा रखी है 0 से L, 0 से L लिमिट क्यों होगी? अब तो वेव जो वेल है वो L की जगह 2L का हो गया, 0 से 2L भी तो हो सकता है,
इसकी लिमिट जो है ये पाई एक्स बाई एल, इसकी लिमिट 0 से एल है, इसकी लिमिट 0 से 2l है। तो यहाँ पे कौन सा लिमिट चढ़ेगा? तो आप बोलोगे इसकी लिमिट 0 से l क्यों है? क्योंकि ये बाकी जगह 0 के बराबर है। तो अगर आप 0 to 2l भी करते हो तो l से 2l ये तो 0 होगा, ये तो साइन नहीं होगा ना, तो वो वाला टर्म 0 होने ही वाला है। एसेंशियली आपको नहीं कन्विंस होता है तो आप क्या करो, 0 से 2l करके 0 से l और l से 2l ये दोनों फंक्शन लिखोगे। जब आप l से 2l की बात करते हो तो उस रेंज में ये वाला जो हिस्सा है वो तो 0 रखा जाएगा ना, क्योंकि ये तो केवल 0 से l में ही साइन के बराबर है, ठीक है, जो फाई 1 है, बाकी जगह वो 0 होता है। तो ये सारा कुछ रख दिया, यही चीज़ हमको फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी मतलब ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। आपको साइन ए साइन बी का इंटीग्रेशन आता है, कैसे आता है? आप कहते हो कि भाई 2 लगा दो, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अच्छा, यहाँ पे फिर 2 की गलती कर दी मैंने, 2 को अंदर खींच के 1 कर लेना था मेरे को, साइन ए साइन बी, ठीक है। तो 2 को मैं 2 का फैक्टर का यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। और फिर बस वो इंटीग्रेशन करना है, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन आपको आता है, मेरे ख्याल से आता है ठीक है, साइन प्लस साइन अपॉन दैट कांस्टेंट, सारा इंटीग्रेशन किया, बहुत कुछ हिसाब लगाया और कुछ इस तरह का आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें भी मेरे को लग रहा है मिस्टेक है, इसमें 8 आएगा ऊपर, एक 2 का शायद मिस्टेक है, मैं पीछे देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे साइन है 2 साइन ए साइन बी, ये चीज़ होता है कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे 2 छूट गया क्या? साइन ए साइन बी होता है, अच्छा एक सेकंड, साइन ए साइन बी होता है कि 2 साइन ए साइन बी ये चीज़ होती है, ठीक है, ओके। सो वो 2 वाला फैक्टर हर जगह मिस हो रहा है मेरे से, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे, वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे, वो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, ओके ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने आज कर लिए हैं, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं, नाम भर के कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहीं 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया, कहीं डिवाइड करना भूल गया, वो चीज़ आप देख लेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा, वैसे नई वैरायटी के क्वेश्चन है तो खुद से मे बी ना बन पाए हो, मे बी आपको समझ में आ गया हो, ओके। टेक्निक ये है, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे और इससे रिलेटेड फाइनाइट वेल के हम लोग विथ टाइम और करेंगे, ठीक है, ओके। सो फिलहाल लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पहली बार मैंने ये लेक्चर में बोला है, मैं भूल जाता हूँ हर बार, सोचता हूँ, ओके। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बताइए, शेयर करना मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि ऐसी कोई चीज़ फ्री में इंटरनेट में अवेलेबल है, जाके सीख लो, इसका फ़ायदा उठा लो, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? पॉसिबली हार्मोनिक ऑसिलेटर नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके।